गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास 7 स्टार्ट करेंगे अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज का एजेंडा बता दिए पहले ही। PYQs करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो आ भी चुके हैं आपके एग्ज़ाम में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट्स अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो डिनोट करते हैं ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। ठीक है, ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्या डिनोट करते हैं कि ग्रेट स्ट्रेंथ, टीचर की ग्रेट स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट सेटिंग। एग्जाम्पल्स, willingness to put assumption to the test, acknowledging mistakes। खुद रीड कीजिए एक बार। चलिए अभी हम समझ लेते हैं। आंसर तो आपने देख ही लिया होगा, इसका आंसर है बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी इसका आंसर कैसे है, देखिए फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में, ये तो बड़ी अच्छी बात है टीचर की एक स्ट्रेंथ को लाई करता है ये। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सेटिंग एग्जांपल्स की, ठीक है, ओपन टू सेल्फ करेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग की, ठीक है, जहाँ पे टीचर क्या करता है, अजम्पशंस पुट करता है टेस्ट में, एंड जहाँ पे जो एक्नॉलेज करता है मिस्टेक्स को। ठीक है, आपकी ह्यूमिलिटी और आपकी ग्रोथ को जो क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है टीचर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेकिन देखिए फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट तो अच्छी बात है, लेकिन जो कोर स्ट्रेंथ है ना, जो ग्रेट स्ट्रेंथ है टीचर की, वो कहाँ पे डिनोट कर दी हैं, वो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सेटिंग एग्जाम्पल्स है। वो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल सेट करनी है। ठीक है, विलिंगनेस टू पुट असम्पशंस टू द टेस्ट, आपको क्या करना है, आपको सेल्फ करेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो करनी है। ठीक है, एंड एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, आपको जो आप क्या कर रहे हो, टीचर को अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको एक्नॉलेज करना है, ताकि वो क्या कर पाए, डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए अपनी ग्रोथ को। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये BCD इसका आंसर है। क्यों है, क्योंकि यही कोर स्ट्रेंथ है टीचर्स की जिनको वो डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो रिवाइज थी वो क्या थे, तो हमारे लेवल्स से टीचिंग के, इसके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, क्रिएटिंग एंड इवैल्यूएटिंग। ठीक है, आपको समझाया था, अभी आपकी क्लास हुई थी कि जो रिवाइज थी लेवल्स ऑफ टीचिंग के, जो ब्लूम ने दिया था वो क्या था, क्रिएटिंग था। ठीक है, हाईएस्ट लेवल क्या था, क्रिएटिंग था। खुद भी समझा था आपने। अब मैंने आपको 3 मेजर कैटेगरीज बताई थी रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी की। ठीक है, ऑर्डर फॉर्म में, जिसमें हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, सिंपल से मोस्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। जैसे फर्स्ट था रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। ठीक है, तो ये था। तो लास्ट में इन्होंने क्रिएटिंग की बात करी थी। किसकी बात करी थी, क्रिएटिंग की बात करी थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मिड टर्म प्रोजेक्ट रिव्यू, एनुअल बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो कौन सी जो है ये एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है हमारी कंडक्ट होती है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ताकि हम बच्चों को फीडबैक दें और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करें। बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई चैलेंज वो फेस कर रहा है ड्यूरिंग लर्निंग या ड्यूरिंग द क्लासरूम, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उनको इम्प्रूव करते हैं, हम उनको फीडबैक देते हैं। ठीक है, जैसे लाइक अ मिड टर्म रिव्यू। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। समेटिव असेसमेंट होता है एट द एंड, जो चीज़ एट द एंड हो रही है। फाइनली इसमें फाइनल एग्ज़ाम्स आ जाएंगे आपके, फाइनल एग्ज़ाम्स एट द एंड होते हैं ना, तो आपके ऐसे एनुअल एग्ज़ाम्स हो गए आपके एट द एंड, तो फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए, जहाँ पे आपकी इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, फीडबैक के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है,
तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की कौन सी एग्जाम्पल होगी? मिड टर्म प्रोजेक्ट रिव्यू, ये इसकी एग्जाम्पल होगी। कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो आपका फाइनल में ही होता है ना, जब आप एग्ज़ाम टेस्ट देते हैं तो फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं होगा। पहले बताया कि ये आपके आएंगे इसमें आएंगे, ये आपके समेटिव असेसमेंट्स में आ जाएंगे। समेटिव असेसमेंट्स में क्या होता है? फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो फाइनल में एनुअली जो आपके एग्जाम होंगे, यहाँ पे आपकी टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव नहीं कर सकता है टीचर, आपकी लर्निंग को इम्प्रूव नहीं कर सकता है, आपको फीडबैक नहीं दे सकता है। आपको जो चैलेंज फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द क्लासरूम या आफ्टर द क्लासरूम, वो आपको ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता चलेंगी टीचर्स को। इसलिए जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होती हैं वो ड्यूरिंग या आफ्टर द इंस्ट्रक्शन या क्लास होती हैं, वहाँ आपको फीडबैक मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ का आंसर होगा मिड टर्म प्रोजेक्ट रिव्यू। बाकी जो क्यों नहीं होंगे बता दिया, बाकी सारे जो होंगे वो आपके सबमिटिव असेसमेंट में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आर केपेबल ऑफ। पहले सारे ऑप्शन देखते हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रोपोजिशनल रीजनिंग, रिवर्सिबिलिटी। देख लीजिए। चलिए, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ना, वो 7 से 11 साल के बीच में होती है। 7 से 11 साल के बीच में होती है। यहाँ पे बच्चा जो है वो थोड़ा लॉजिक हो जाता है, ठीक है। चीज़ों को लॉजिकली वो सोचने लग पड़ता है। थॉट्स होते हैं, वो लॉजिकली चीज़ों को सोचता है, ठीक है। थॉट्स काफ़ी चीज़ों को सोचने लग पड़ता है वो, ठीक है। और उसमें क्या करता है, वो रिवर्सिबिलिटी करना स्टार्ट कर देता है। अंडरस्टैंडिंग करता है वो अंडरस्टैंड करता है कि हाँ अच्छा ये जो अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड एक्शन कैन बी अनडन, ठीक है। और कंजर्वेशन करना स्टार्ट कर देता है। इसमें वो क्या करना स्टार्ट करता है? रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन करना जो वो है स्टार्ट कर देता है। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है और डिडक्टिव रीजनिंग है, ये बिलोंग करेंगी आपकी हायर फॉर्मल स्टेज को, हायर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को, ठीक है। ये किसको बिलोंग करती हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को। तो आपका इसमें क्या आएगा? रिवर्सिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, रिवर्सिबिलिटी ऑप्शंस में है, तो रिवर्सिबिलिटी इसका आंसर होगा। जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग है और जो आपका ये अपना ये आपका जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये बिलोंग करेगा आपको किस में बिलोंग करेगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो इसका हाईएस्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट के साथ आप एक कीवर्ड और याद रखिए, रिवर्सिबिलिटी। तो एक ये हो गया, और दूसरा कीवर्ड याद रखिए कंजर्वेशन। ये 2 चीज़ें बच्चा जो है वो इस स्टेज में करता है जब वो 7 से 11 साल का होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। जो पिछला मैंने आपको करवाया ना, ये आपका PYQ बनता है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, मैं अभी नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में, और इसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे आपको पूरा जेन पियाजे की थ्योरी जो है वो समझा देंगे, स्टेप समझा देंगे कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, NTA का फेवरेट है ये। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं, मतलब इफेक्टिव टीचर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं, जो आपको गिवन दी हैं ऑप्शंस। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज, रिजिड एंड अथॉरिटेरियन अप्रोच, एबिलिटी टू अडैप्ट टीचिंग मेथड्स। तो सामने दिख रहा है रिजिड एंड अथॉरिटेरियन अप्रोच, तो इसका होगा ही नहीं कैरेक्टरिस्टिक। बाकी तो होंगे। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हमने कल जो PYQ देखा उसमें था ये कि कम्युनिकेशन स्किल उसमें होनी चाहिए टीचर में, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसको टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना आना चाहिए। अगर क्लास में जा रहा है टीचर, टीचिंग मेथड्स पता ही नहीं चल रहा है किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से कौन से स्टाइल से पढ़ा रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट यूज़ करना है, कौन सा एड यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, तो समझा ही नहीं पाएंगे ना टीचर को, वो क्लास में वो माहौल ही नहीं बन पाएगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी नहीं है, मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ आपको जो कंसेप्ट समझाना है, तो कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी नहीं है तो वहाँ पे भी वो टीचर जो फेल हो जाएगा ना। मतलब उस चीज़ों को, बच्चों को ये वो इंट्रैक्शन जो बनना चाहिए, जो इंट्रैक्शन होनी चाहिए बच्चे और टीचर में, वो बन ही नहीं पाएगी क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छे नहीं हैं। एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, ठीक है, मेथड्स भी अच्छे अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो है ही नहीं है। तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या टीचर सिखा पाएगा उनको? नहीं सिखा पाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन रिजिड एंड अथॉरिटेरियन अप्रोच जो है ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इफेक्टिव टीचर जो है वो जनरली कैरेक्टराइज होती है फ्लेक्सिबिलिटी से, स्ट्रॉन्ग नॉलेज से और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन से, ठीक है। जो एबिलिटी टू अडैप्ट टीचिंग मेथड से ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को ही शो करती है कि ये टीचर फ्लेक्सिबल है डिफरेंट डिफरेंट मेथड को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन जो रिजिड एंड अथॉरिटेरियन अप्रोच है ये टेंड्स करती है, मतलब ये डिस्करेज करती है स्टूडेंट इंगेजमेंट को, क्रिएटिविटी को और क्रिटिकल थिंकिंग को। टीचिंग का क्या मेन एम क्या होता है कि बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, ठीक है, बच्चा जो है खुद से चीज़ें कर पाए, बच्चा क्रिएटिविटी कर पाए। देखिए, इंगेजमेंट कर पाए, क्रिएटिविटी कर पाए और क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए। अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं इट मीन्स कि क्लास अच्छा चल रही है। बच्चे इंगेज कर रहे हैं, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि टीचर अच्छा पढ़ा पा रहा है, उनको इंटरेक्शन अच्छी हो रही है, ठीक है, जो गोल सेट किए हैं वो मीट हो रहे हैं। तो ये रिजिड एंड अथॉरिटेरियन अप्रोच तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमने बस सिर्फ अपनी अथॉरिटी नहीं लगानी है, हमने बच्चे हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रखना है क्लास में, हमने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बच्चों को देनी है, हमने उनको फुल फ्रीडम देनी है ताकि वो भी क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएँ, क्रिएटिविटी कर पाएँ, वो सोच पाएँ, उनके आइडियाज़ को लेना है, एक्सेप्ट करना उनकी फीलिंग्स को, उनको प्रेज़ करना है उनकी आइडियाज़ को, ठीक है। तभी तो वो जो उनके आइडियाज़ होंगे वो खुल के टीचर से शेयर कर पाएंगे ना। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो आप लाइक शेयर कर दीजिए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल और PYQs लेके आऊँगी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चा, थैंक यू सो मच।